ग्रुप ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ ਔਰ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਗਰੁੱਪ ਫੈਕਟਰ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਮੈਂ ਯੂਦਰੀ ਜਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ FM 91.9 ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ 12 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ FM 91.9 ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ, ਕੋਵਰਕਰਸ ਨੂੰ, ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ, ਨੇਬਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ FM 91.9 ਠੀਕ 12 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ FM 91.9 10 ਤੋਂ 12 ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, 10 ਤੋਂ 12 ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ 12 ਵਜੇ ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ FM 91.9 ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਇਕੋਨਮੀ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ, ਮੌਰਗੇਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪੰਕਜ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਜ਼ਲ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੀਕੇ ਸਬਰਵਾਲ। ਪੀਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ ਸਰ। थैंक यू वेरी मच युधिष्ठिर जी एंड वेरी गुड आफ्टरनून जी। ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਲਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ 10 ਤੋਂ 12 ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਠੀਕ 12 ਵਜੇ ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ FM 91.9 ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਰੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਗੋ ਹੈਡ। पंकज जी सबको जी नमस्कार है जी। नमस्कार सर। मंगा जी, अभी ये जो फिर से खबर आने लगी है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने का चांस है, अभी भी जी फिर खबर आने लगी है? सर एक्चुअली तो कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये मैंने पिछले प्रोग्राम में ये बोला, जो डग पोर्टर साहब है इन्होंने यही लाइन बोली है कि स्प्रिंग में अगर ये इसी तरह जॉब मार्केट स्ट्रॉन्ग रहती है और इन्फ्लेशन अगर ज्यादा नीचे आती नहीं दिख रही है तो दे आर रेडी टू डू दैट। एक्चुअली क्या हुआ था, गिरीश जी आपने बहुत सही पूछा है। ये 26 अप्रैल को रिलीज हुई थी इनकी ना। नॉर्मली क्या होता है, जब बैंक जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, जो भी घटाते हैं, जो भी करने के बाद उसके कोई 2 हफ्ते बाद अपनी जो उनकी जो डेलिब्रेशन हुई होती है, बैठ के जो मीटिंग हुई होती है, उसकी समरी बाहर आती है। सो लास्ट मेरे ख्याल 26 या 27 अप्रैल के करीब इनकी समरी बाहर आई थी। और उस समरी में इट वाज ए शॉक टू मी उस टाइम पे। तो ये बैफिल फौज में था। उन्होंने एक्चुअली दे वर बेसिकली बैंक के अंदर जो लोग बैठे थे, जो ये डिसीजन लेते हैं, दे वर एक्चुअली कॉन्टेम्पलेटिंग की रेट बढ़ा दिया जाए अप्रैल में। सो अब आप सोच सकते हो, हम एक पॉज करने का बोलने के बाद भी उनको ये लग रहा था कि फिर वो रुक गए हैं कि और रिपोर्ट्स देखते हैं, जो कि तभी तो ये उस मीटिंग की बाहर आने की वजह से ही अभी ये डग पोर्टर साहब जिनके स्टेटमेंट दिए, मेरे ख्याल सारे इकोनॉमिस्ट अब उस तरह सोचने लग गए हैं दोबारा से कि अगर इसी तरह से रिपोर्ट रही 3% पे आ जाएगी, वो ये कह रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इन्फ्लेशन, लेकिन 3 से 2 पहुंचाना बड़ी मुश्किल हो जाएगी इनके लिए। सो वो उनका टारगेट है। सो उस टारगेट तक जल्दी पहुंचने के लिए या टाइम पे पहुंचने के लिए वो ये चाह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा सकता है। सो लेट्स सी। अभी तो हम मई में चल रहे हैं, धीरे धीरे 7 जून की डेट है अभी। सो अब जैसे ये 41,000 जॉब क्रिएट हो गई है, लेट्स सी इन्फ्लेशन कैसी है। इस जॉब क्रिएशन में थोड़ा सा रिलीफ ये है कि ये सारी मोस्टली जो जॉब क्रिएट हुई है वो पार्ट टाइम हुई है, विच इज फुल टाइम नहीं हुई है। सो उस वजह से हमें रिलीफ है कि यस, हो सकता है इंटरेस्ट रेट ना बढ़े। लेकिन इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम हमारे साथ हुई है, जो वेज ग्रोथ है। वेज ग्रोथ जो है 5% की हुई है। इन्फ्लेशन हमारी 5% से नीचे आ सकी है। सो इन्फ्लेशन से ज्यादा जो वेज ग्रोथ होना फिर डराने वाली बात है। सो कई चीजें, कई रिपोर्ट जो है हमारे पास थोड़ी सी नेगेटिव जा रही है, कई रिपोर्ट्स पॉजिटिव जा रही है। तो अब देखते हैं इनकी डेलिब्रेशन जब होती है, ये जो बेसिकली क्या सोचते हैं उस वक्त। लेकिन 7 जून को मैं बड़ा क्लियरली मॉनिटर करना चाहूंगा। वी इवन डोंट नो नाउ कि क्या हो सकता है। अच्छा मतलब ये जो कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं उसमें क्या करते हैं? ये खाना, फ्यूल, ये रहने का भी देखते हैं, मॉर्गेज, क्या होता है? यस, एवरीथिंग। कोर इन्फ्लेशन जो एक होती है हमारी मेन इन्फ्लेशन, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है, एक कोर इन्फ्लेशन होती है। कोर इन्फ्लेशन में से सिर्फ 2 चीजें निकाल दी जाती है, एनर्जी एंड हाउसिंग। ये दोनों चीजें कोर में काउंट नहीं होती है। सो कोर को ज्यादा मॉनिटर किया जाता है देन मेन हेडलाइन जो इन्फ्लेशन जो होती है उसको देखते हैं। इसको क्यों निकाल देते हैं? मेन तो खर्चा यही होता है ना, ये रोटी का। एक्चुअली आप सही कह रहे हैं, 100% सही है। तभी तो मेन इन्फ्लेशन में उसको रखा गया। जो आपको फिगर सामने आती है, जो न्यूज़पेपर में जो आप पढ़ते हैं, वो बेसिकली मेन इन्फ्लेशन की होती है वो। लेकिन कोर
इन्फ्लेशन के बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि इकोनॉमी में हो क्या रहा है। क्यों? फूड एंड एनर्जी जो है बहुत वॉलेटाइल प्राइसेस, उनके बहुत ऊपर नीचे जाते रहते हैं, लेकिन बाकी चीजों के इतने तेजी से ऊपर नीचे नहीं जाते हैं, वॉलेटाइल नहीं है, इसलिए कोर इन्फ्लेशन में उसको मेजर किया जाता है। लेकिन जब सिचुएशन इन्फ्लेशन की आती है, ये सारी चीजें आती है, तो ये दोनों चीजें मद्देनजर रख जाती है, एक से काम नहीं होता है। तो ये तो एक मेजरमेंट का तरीका है बैंक ऑफ कनाडा का या इकोनॉमी का। यूएस में थोड़ा सा और अलग तरीके से इसको काउंट करते हैं, अलग तरीके से भी इन्फ्लेशन को देखा जाता है। तो ये अपने अपने मेजर करने के तरीके हैं। अदरवाइज आपको जो इफेक्ट आ रहा है वो मेन का ही आ रहा है। इंटरेस्ट रेट भी मेन की वजह से, कोर भी देखते हैं, लेकिन मेन आजकल जो है मेन की वजह से ज्यादा इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट। अच्छा मोहम्मद साहब, आपको नहीं लगता कि अब नहीं लगता कि अगर मान लो जनवरी फरवरी में एक बार और रेट बढ़ा देते तो कुछ काबू में आने लगता कुछ? एक्चुअली उस वक्त बहुत सिचुएशन खराब होती जा रही थी, रियल एस्टेट खासकर। हम रिसेशन में भी नहीं जाना चाहते थे। दे वांट टू गो वेरी केयरफुली, ताकि ये ना हो कि एक झटके में हम सारी इकोनॉमी की बैकबोन तोड़ दें, तो वो भी नहीं चाहिए हमें। लेकिन देखिए हुआ क्या, तो फिर रियल एस्टेट जनवरी से फिर बढ़ने लगा। जैसे उनको लगा कि हम पॉज कर रहे हैं, इधर लोगों ने कहना चालू कर दिया कि कम होने लगेगा, वो फिर लाइन लग गई वहाँ पे। फिर से कंट्रोल करेंगे अगर ऐसी सिचुएशन है, फिर से कंट्रोल होगा। ऐसी सिचुएशन है जी, मैं बार बार ना एक एग्जाम्पल देता रहता हूँ, मैं दोबारा से देना चाहूंगा आपको। वो ये है, आज कैंसर हुआ है किसी को, क्या आप कीमो 6 महीने की कीमो एक ही झटके में देना चाहेंगे या महीना महीना रुक के उसको बीच में टाइम देंगे कि यस टू रिवाइव कर अपनी बॉडी को, थोड़ा और स्टेबल हो जा, फिर मैं दोबारा से तुझे दवाई देता हूँ। लेकिन दवाई तब दी जाती है जब खराब सिचुएशन होनी शुरू होती है, अदरवाइज नहीं। लेकिन जो सिचुएशन तो खराब ही थी ना, तो इसमें तो एडविल खराब नहीं थी सर। आपको गरीब जी, 1 मिनट, खराब कहाँ थी? जब ब्रिंक पे आ गए थे हमारी हाउसिंग, तो 20-25% नीचे चली गई थी उस वक्त। हम तो अगर और बढ़ाते चले जाते तो वो तो 50% नीचे चली जाती, हम तो रिसेशन में चले जाते जबरदस्त। ठीक है, अभी कम से कम रिवाइव होने का टाइम मिल गया उसको, अब स्ट्रेंथ आनी शुरू हो गई है। नाउ वी हैव अनदर पॉइंट, अगर हमें बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा मुझे सर, एक और सवाल ये है कि मान लीजिए कोई एग्जाम्पल कोई अपने रिटायरमेंट उम्र के करीब है, जिसकी समझिए कि 2, 3, 4, 5 साल रह गए हैं, तो वो उसको जनरली हम कहते हैं कि RSP में इन्वेस्ट करो तो 30%, 25-30% रिटर्न आ जाना चाहिए, रिफंड, राइट? तो अगर मान लो कि जो अपने रिटायरमेंट के करीब है, उसको अगर मान लो 10-15% कुछ भी मिल जाए, वही नहीं लेके निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि अगले 2-3 साल बाद तो वो कुछ वही खत्म हो जाएगा। यही आई होप मेरा सवाल समझ गए। 10-15% लेके निकल जाना चाहिए, मतलब कहाँ से निकल? नहीं, मतलब आपको अगर रिफंड 10% ही मिल रहा है, 15% भी मिल रहा है, उसको ले लो, क्योंकि RSP लिमिट तो वो तो खत्म हो जाएगी ना। वो तो आपकी लिमिट मान लो बहुत पड़ी हुई है और आपको रिफंड सिर्फ 10 या 15% आ रहा है। 10-15% तो आएगा ही सर। हम जैसे अगर ओंटारियो में है, तो हमारी मिनिमम ब्रैकेट 21% है, 15% कुछ फेडरल है और 5%, तो हमें 20% समथिंग तो आना ही आना। हाँ जी, तो ये लेकिन अगर वो बिल्कुल लास्ट के 2-3 साल में बैठे हुए हैं, हाँ जी, ठीक है, अगर तो उनको बहुत ज्यादा इनकम की प्रॉब्लम है, पैसा उनको चाहिए, तभी करना चाहिए। मैं एक सिंगल सिचुएशन में बता रहा हूँ। अगर वो है ही 21% ब्रैकेट में, मिनिमम ब्रैकेट में, तो आज वो 21% ले लेंगे रिफंड, ठीक है। लेकिन जब निकलवाएंगे तो उनको 21% फिर से देना है, तो उसका फायदा क्या किया उन्होंने तो डेफर्ड किया है सिर्फ। हाँ जी, देखिए, लेकिन इनकम तो कम हो जाएगी ना उनके बाद, उसके जब 21% तो फिर भी लगेगा, वो तो मिनिमम है। वो तो मिनिमम ब्रैकेट है आपकी। ओके, नहीं तो अगर मान लो उनकी इनकम ही कम हो गई, तब तो फिर इनकम कितनी कम हो जाएगी? अगर 65 के हो गए तो उनकी वो लग जाएगी, पेंशन लग जाएगी, वैसे ही 13-14 हजार तो वही मिल जाएगी उनको। तो 13-14 जो 12-13 हजार है वही पहले वाले टैक्स फ्री होते हैं, तो वो पेंशन में आ जाएंगे, CPP में आ जाएंगे, फिर से उनको 21% भरना है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। ਅਸੀਂ बताएंगे जी अपने अगली कॉल वाल। विक्रम जी ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ go ਹੈਲੋ ਜੀ। हाँ जी पंकज जी, मैं एक क्वेश्चन ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਆਪਣਾ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ
ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 40-40 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। नहीं सर, मैं एक सेकंड थोड़ा जिहा बोलना चाहूँगा। इमिग्रेंट आने नाल सप्लाई वध रही है, डिमांड थोड़ा वध रही है। डिमांड तो डिफरेंट है ना, डिमांड तो एम्प्लॉयर दी हैगी ते इमिग्रेंट आने नाल सप्लाई हैगी ते आई थिंक वी आर टॉकिंग टू डिफरेंट थिंग्स। नहीं वो एक्चुअली थोड़ा बहुत खपत ਵੱਧਦੀ है तो ਉਹ ਗੱਲ खपत वध गई जी जी जी। सो और बंदे 4 बैठे ने और चाहिए नहीं अगे ते ਉਹ फिर थोड़ी जी प्रॉब्लम आ जाती है ना, लेकिन इसको डिमांड भी वध गई ना जी साडी। जी जी ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੀਕੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ ਤੇ ਯੁਧਵੀਰ ਜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਲਾਣਾ। ਹੁਣ ਪੀਕੇ ਜੀ ਅਗਰ 4 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣਗੇ, 5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹਣ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਕੇ ਜੀ ਕੋਲ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ 5% 10% ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਗਰ ਯੁਧਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਈਏ ਜਿੰਨੇ ਕਿ EMPLOYE ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। डिमांड एम्प्लॉयर की डिमांड होगी ना जी, एम्प्लॉयर की डिमांड होगी। सो ऐसा मतलब सिर्फ 4-5 लोग साल ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ। पंकज जी एक क्वेश्चन एक्चुअली 2 क्वेश्चन और हैं, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲੈਵਾਂ ਤੇ ਇੰਡੈਕਸ ਫੰਡ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ, ਦੇਖੋ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਚਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਰ, ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰ ਟੂਥਪੇਸਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਟਾਕ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਹੋਦਾ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। ਜੀ ਸਰ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਸਜੀਤ ਜੀ ਗੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਨੀਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੀਨੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੋਬ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੋਬਸ ਓਪਨਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋਬ ਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸੌਰੀ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੋਬ ਡਾਟਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜੋਬ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਜੋਬ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, PR ਵੀ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਮੀਆ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਲਿਮੀਆ ਦੀ ਜੋਬ ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ 4 ਲੱਖ ਬੰਦਾ 'ਚ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਲਿਮੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋਬ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋਬ ਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਜੋਬ ਜੀ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਜੋਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋਬ ਦੀ ਲੋਕੀ ਜੋਬ ਲੱਭ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੋਬ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਲੀਮੀਆ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੀਮੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆਈ ਐਮ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਅ ਪਰਸਨ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜੋਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਜੇ ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਏ ਨੇ, 4 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਏ ਦਾ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜੇ ਲੀਮੀਆ ਸੀਕ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਮੀਆ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਟ ਮੀਨ ਜੋਬ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਜੋਬ
ਉਹ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਜੌਬ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟ ਔਨ ਪੇਪਰ ਜੌਬ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਬ ਦਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ CRA ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਟੈਕਸਿਸ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ 2 ਸਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, 2 ਸਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ 1-2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਆਫਿਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਫਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਆਫਿਸ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ PR ਵਾਸਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। 2 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਸੋ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜੌਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜੌਬ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਮਤਲਬ ਇੰਪਲੋਇਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੌਬ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਫੇਕ ਜੌਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਰੀਅਲ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਹੋਣਗੀਆਂ 1-2% ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਆਹੀ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਮलेश पांडे जी। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। पीके साहब के लिए क्वेश्चन है, अभी नई जो ग्रीन बेल्ट वो लोग रिलीज करने वाले थे, नई लैंड वगैरह नए जोनिंग के लिए, वो उसका क्या स्टेटस है? लाइक प्रपोजल है जी, बिल्कुल है, प्रपोजल है। अभी तो टाइम लगेगा। मुझे लगता है, जो मेरा मानना है खुद का, एक्चुअल इसको इफेक्ट में आते आते मेरा मानना है एंड ऑफ 24 या बिगिनिंग ऑफ 25 आ जाएगा। क्योंकि अगर आप पीके साहब ओंटारियो ग्रीन बेल्ट की मैप देखोगे ना, तो इन लोगों ने टोरंटो को आइलैंड बना दिया है। ऊपर पूरा ग्रीन बेल्ट है, 3 साइड पे नीचे पानी है। तो ऐसा लगता है कि शॉर्टेज ऑफ लैंड बहुत है, राइट? एक कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में लोग रहते हैं। आप ऊपर देखोगे तो एक अर्ध चंद्राकार मतलब रेनबो टाइप का एक ग्रीन बेल्ट रन हो रहा है, जो हैमिल्टन वगैरह से स्टार्ट होकर बैरी से जाके ओशवा से जाके नीचे जाता है। तो ये आपको नहीं लगता ये कोई आर्टिफिशियल ऐसा लैंड शॉर्टेज क्रिएट करना और उसको डिमांड क्रिएट करना, ऐसी कोई? नहीं जी, बिल्कुल। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि थोड़ा बाहर निकल जाओ तो बाहर जाकर थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लो, जरूरी ग्रीन बेल्ट को छेड़ना है। थोड़ा सा बाहर निकल जाओ, ज्यादा बाहर क्या है, जस्ट 40 किलोमीटर बाहर निकलो तो सारी लैंड ही लैंड है। वहां के कोई नहीं कर लेते अगर ऐसी बात है तो। बस ये भी स्टंट भी मान लो इसके अंदर थोड़ा सा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आते थे शायद अभी 1.5 साल और लग जाए। जैसे सिंगापुर जैसे आइलैंड है, आप देखो ग्रीन बेल्ट, अगर आप गूगल करके देखो ओंटारियो ग्रीन बेल्ट मैप, तो आपका खुल जाएगा। उसमें लाइव मैप भी होता है आपका, जहाँ पे मकान है उस ब्लॉक में आप लोकेशन में क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी नजदीक में कहाँ पे ग्रीन बेल्ट है वगैरह। तो वाइल्ड लाइफ करके ये लोग अभी इसको पकड़ के रखे हैं ग्रीन बेल्ट को। यहाँ उतरने के बाद यूरोपियनों ने इतना जेनोसाइड कर लिया यहाँ पे, कैलिफोर्निया में, US में, सब जगह पे वाइल्ड लाइफ क्या ह्यूमन लाइफ भी खत्म कर दी थी, जैसे वो एबोरिजिनल को मार के फेंक दिया। अभी पैसा कमाने के लिए इसको ग्रीन बेल्ट करके एक नया स्टंट खड़ा किया है। मैं मानता हूँ कि इसका भी प्रॉपर एक ऑपोज होना चाहिए, राइट? आपको क्या लगता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक है। सप्लाई बढ़ेगा, राइट? बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी, अगली कॉल वाल बढ़ते हैं जी। अमनदीप जी प्लीज गो अहेड। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन सी जी, जिदा हुण फिर इधर रेट ऑफ रिटर्न ਵਧਾਉਂਦਾ सोच रहे ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਵਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 0.25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 0.25 ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਤੇ सर 525 लागू ही नहीं हो रहा ना। एक्चुअल तो प्राइम जो है 6.7 हो गया। अगर मान लो 525 ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ 2% ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਔਰ 525 ਵਿਚ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਹਾਇਰ। ਹੁਣ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 528 ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਸੋਲਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 4.5% ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ 2 ਜੋੜੋਗੇ ਤੇ 6.5% ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। 5.2 ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਇਸ ਵਕਤ। ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ ਜੀ, ਮੈਂ 0.25 ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 0.25 ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਉਂਗੇ। ਪੀਕੇ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ 0.25 ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਰੇਟ ਆਫ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਗਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੇ ਰਿਨਿਊਅਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਸਾਇਡ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰ, ਜੰਪ ਹਾਰ ਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਦ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕੁਛ ਹੀ ਰਿਨਿਊ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਿਸ ਕਰੋ ਤੇ ਸੁਸਾਇਡ ਹੋ ਗਈ। ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਕਿੱਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਔਰ ਬਲਕਿ ਇਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਫਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਰ ਸਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਨਿਊਅਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਨਿਊਅਲ ਦਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ
ज्यादा आ रहा है पिछले साल तो बड़ा बुरा हाल है बंदे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बहुत बैड सिनेरियो है भी सरकार जानती है भी बैंक जानता है हालांकि उन्होंने इस चीज नाल मतलब नहीं होता लेकिन फिर भी जिन्होंने कहते कि ध्यान से चल गल होंगी नहीं जी वाला प्रॉब्लम है भी वन ऑफ द मेन रीजन है कि वो कोशिश करेंगे लास्ट मोमेंट तक इंटरेस्ट ना बतान पीछे जी जिदा हुण देखो ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੌਰਗੇਜ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਵਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫੇਰ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਿਨਿਊਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ ਰਿਨਿਊਵਲ ਦਾ ਤੇ नहीं जी बड़े तंग हो गए बैंकों ने तंग करना शुरू करता सर मेरे ना 35 क्लोजिंग हुई है नहीं इस हफ्ते 35 क्लोजिंग मेरी टी हाउस बिल्कुल 501 यंग ईटन सेंटर कोल उसकी क्लोजिंग आ गई 35 मेरी क्लोजिंग हुई है नहीं सर इतनी परेशानी है बिल्डर ने लेटर पाया है 2 हफ्ते के अंदर क्लोजिंग करो और बैंक कहता जी फाइल चुके छुटती बैंक में फाइल ले जाओ महीने पहले ऐसे देखेंगे ही नहीं पेनल्टियां ये वो मतलब की रात की नींदर उड़ गई अप्रूवल इतनी सख्त करती बैंक ने मतलब एक बंदा मैं एग्जाम्पल दे रहा है एक बंदा 60% लोन ले रहा है 40% दे रहे हैं और बैंक का लेटर पता क्या आ रहा है 4000 थोड़ा फलाना कार्ड है 52 से फलाना कार्ड है पहले वो पेमेंट जीरो करके आओ वो कार्ड कैंसिल करके आओ अनरियलिस्टिक गल्लां हो रही है इस वक्त बहुत बुरा बैंक में बड़े इस वक्त जबरदस्त टेंशन ही जाएगी ने वो बहुत सोच समझ के लोन दे रहे हैं और अगे उन्हें पता हालत बुरा होने वाला है 25% 0.25% बदन की गल ते एक डरान वाली गल है कि डरन वाली गल है बिना ਉਹਦੇ भी बड़ा बुरा हाल हो रहा है जिसका देखो रिन्यूअल आ रही है बहुत ही बुरा हाल है सर मैं तुहानू की दसा ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਭਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਆਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਰਾਤੀ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕੇਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਚੰਗੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀ 35 ਕਲੋਜ਼ਿੰਗਸ ਆ ਗਈਆਂ ਵਿਦ 4-5 ਡੇਜ਼ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ जी ठीक है ओके थैंक यू पीके जी थैंक यू जी अगली कॉल और बढ़ते हैं जी हाँ जी अपना नाम जरूर दस दो जी 647883 हाँ जी कौन सा बोले जी नमस्कार जी नमस्कार पंकज जी एंड नमस्कार सत्य हाँ जी सत्य जी हाँ जी हाँ जी सत्य जी प्लीज गो अहेड सर हाँ जी पंकज जी पहले क्वेश्चन आपसे था मेरा अपना जैसे टर्म लाइफ है अगर इंश्योरेंस उसका अगर यूनिवर्सल में कराना है कन्वर्ट एंड अमाउंट इंक्रीज करना है अगर उसका तो आप एडवाइस करोगे उसी को चेंज करने के लिए नई पॉलिसी लेने के लिए डिपेंड करता है एक्चुअली अगर आपको जिस कंपनी के साथ आप बैठे हैं उस कंपनी के साथ अगर रेट अच्छा मिल रहा है तो व्हाई नॉट उसी के साथ रहने के लिए लेकिन जब आप बढ़ाएंगे तो वो आपका मेडिकल दोबारा करेंगे या जो भी आपका क्वेश्चनर दोबारा होगा जितना अमाउंट आपके टर्म में है उतना ही अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप शॉप अराउंड कीजिए अगर उसी कंपनी में सस्ती है तो इट्स बेस्ट बिकॉज आपके साथ क्या हुआ है कि आपका मेडिकल पुराना हुआ है आपको दोबारा मेडिकल करने की जरूरत नहीं है आपको कोई क्वेश्चन आंसर करने की जरूरत नहीं है सिर्फ एक सिग्नेचर करना है वो कन्वर्ट हो जाएगी सो आई प्रेफर देयर क्योंकि पुरानी सेम कंपनी में पॉसिबिलिटी है बिकॉज मुझे कुछ बता रहा था कि अगर आप किसी कोई अमाउंट बढ़ा देते हो इसका तो मेडिकल कराने का नहीं उसके अंदर सिर्फ एक वही सिग्नेचर करते हैं एंड देन इट्स डन नहीं अगर आप अमाउंट बढ़ाएंगे तो आप सिर्फ सिग्नेचर नहीं करते हो आप क्वेश्चन अपने पूरे मेडिकल क्वेश्चन के आंसर देते हो तो पूरा मेडिकल होगा अमाउंट बढ़ाने के लिए हो सकता है कि कंपनी पे डिपेंड करता है हो सकता है वो आपका ब्लड यूरिन ना लेके जाए लेकिन आपसे वो पूरे हेल्थ के क्वेश्चनर जरूर पूछे उसके बिना नहीं होगा वो एक्चुअली था मेरे दिमाग में एंड अगर डायबिटीज है तो वुड यू एडवाइस कि इसको चेंज कराएं या नहीं लें सर डिपेंड करता है डायबिटीज टाइप की कितने टाइप है कि टाइप 1 अच्छा वो इंसुलिन लेते हो आप सॉरी टाइप 2 लेते हैं आप मेडिसिन लेके और कंट्रोल में है आपकी मेडिसिन के नहीं है या मोर ऑफ इट काइंड ऑफ मोर और लेस तो फिर आपका इंडिविजुअल सिचुएशन है सर आपका आप मेरे से बैठ के डिस्कस कीजिए ऐसे रेडियो पे बहुत अलग हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन होती है आई गेट इट पीके जी आपसे एक क्वेश्चन था सॉरी फॉर टेकिंग मोर टाइम अपना ये वुडस्टॉक के आगे एक जगह है इंगरसॉल करके उधर काफी इंगरसॉल न्यू कंस्ट्रक्शन है उधर
माउंट एल्गिन करके, हाउ इज दैट प्लेस फॉर द न्यू? वो तो बहुत, देखो मैं तो शुरू से कहता रहा हूँ कि अब आप जिसे कहते जाओ जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे निकलो, यही जो टाउन ऑफ इंगरसोल है और उसके आसपास बहुत ज्यादा उसके आगे तरक्की हो रही है, मैं आपको बता दूं। और अभी तो वहाँ पर पॉपुलेशन ही कुछ नहीं है, 12,000 के करीब वहाँ पर पॉपुलेशन है। मैं तो 12,000 भी नहीं, मेरे ख्याल से 15 माउंट एल्गिन की हजारों। माउंट एल्गिन तो आगे जाएगा ना, मैं इंगरसोल प्रॉपर की बात कर रहा हूँ सर। तो माउंट एल्गिन की बात कर रहा हूँ, माउंट एल्गिन प्रॉपर माउंट एल्गिन। माउंट एल्गिन जितना और आगे जाओगे उनके अंदर तरक्की की और चांसेस है, क्योंकि वो ज्यादा दूर तो है नहीं ना जी, ज्यादा दूर है ही नहीं बिल्कुल भी। और वो वहाँ पर अच्छे स्कूल भी हैं, मुझे याद है वहाँ पर जहाँ तो मेरे सेंट यूड कैथोलिक स्कूल है वहाँ पर बड़ा अच्छा फेमस है, रॉयल रोड पब्लिक स्कूल, मतलब स्कूल वहाँ पर बड़े अच्छे हैं। वो एरिया तरक्की कर रहा है और मैंने इसके बारे में शो भी अभी एक बार बोला था। और स्पेशली इसके आगे जो जाते हैं ना आगे जो विक्टोरिया स्ट्रीट है आगे जाके जो कार्ने स्ट्रीट बन जाती है आगे जाके, वो एरिया सारा। आप ये 401 नॉर्थ की बात कर रहे हो या 401 से साउथ की? ये नॉर्थ की जी, मैं साउथ की बात कर रहा हूँ। 401 से साउथ जो अपना माउंट एल्गिन की तरफ जाते हैं। अच्छा, वो सारा एरिया में जो स्पेशली एक स्पेसिफिक एक जगह जाने की जरूरत ही नहीं है, वो सारा एरिया ही। आप वो बात कर रहे हैं यहाँ पर इंगरसोल गोल्फ क्लब की बात कर रहे हैं, यहाँ पर गोल्फ कोर्स है? नहीं, गोल्फ कोर्स तो आपका नॉर्थ में है, मैं साउथ की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा ही नॉर्थ में, थोड़ा सा आगे नॉर्थ में, आप साउथ में आ गए। अच्छा, समझ गया। साउथ माउंट एल्गिन, साउथ की आपको अराउंड 10 किलोमीटर है, अराउंड 10 मिनट की ड्राइव है नीचे माउंट एल्गिन में, 401 से इंगरसोल वाले। वो एरिया कैसा है? वही मैंने कहा ना जी, ये 10-12 किलोमीटर, ये सारा आज नहीं है तो कल है। मैं तो कहता हूँ मैं उस जगह में जाता हूँ जहाँ पर की कल तरक्की होनी है। आज जहाँ तरक्की हुई है वहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए बड़ा महंगा है। जहाँ पर तरक्की नहीं हुई तो वहाँ पर तरक्की की जाएगा जहाँ से। बुक तो कर लिया था हमने, जान की क्लोजिंग है, बट द थिंग इज कि अभी घर में थोड़ी बहस हो रही है उस चीज को लेके कि एरिया आगे बैठ जाओ सर, रुक जाओ, बैठ जाओ, जल्दबाजी मत करो। ले दिया है आप, लेके बिल्कुल शांति करो, क्योंकि वो आप यूनियन रोड के आगे जा रहे हैं, यूनियन से पहले यूनियन एयरपोर्ट से पहले, यूनियन से भी पहले है। बहुत अच्छी जगह है, छोड़ दो, रखो अपने पास। मेरे ख्याल से यूनियन के बिल्कुल यूनियन से भी तो 10 किलोमीटर नहीं है, फिर वो कम है, फिर वो तो आप बैठो, रखो उसको अपने पास। हाईवे से एकदम 10 किलोमीटर है, मुश्किल से कम है जी, कम है। आप करी रोड की बात करोगे, करी रोड और यूनियन के बीच की बात कर रहे होंगे। चलो ठीक है जी, आप रखो अपने पास, ठीक है जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। अगली कॉल तो जान तो पहला कुछ मैसेज भी आए ने, वो भी जरा सी जरूर ले लीए। हाँ जी, इन्होंने कहा जी मेरा नाम नहीं लेना। हाय, गुड मॉर्निंग, प्लीज डोंट मेक माय नेम ऑन एयर। कैन यू प्लीज आस्क पीके जी इफ वी सेल द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड री इन्वेस्ट इन द सेम ईयर, स्टिल वी हैव टू पे कैपिटल गेन? थैंक्स पीके जी। यस, 100% वी हैव टू पे। कई देशों में ये नहीं होता, लेकिन हमारे कनाडा में रूल लागू है। हर प्रॉपर्टी के साथ आप कैपिटल गेन देंगे, चाहे री इन्वेस्ट अगले दिन क्यों ना कर दो, कैपिटल गेन देना होगा आपको जी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं। अभी ऐसा सीआरएस सख्त हो गया कि आप पहले क्या होता था कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आप लेते थे, प्री कंस्ट्रक्शन आपने कोई लिया और 365 डेज के अंदर बेच दिया तो आपको एचएसटी रिबेट वापस करनी पड़ती थी। अब एक चीज और इन्होंने बहुत सख्ती लानी शुरू कर दी है। अब 1 साल के अंदर बेचने के अंदर नॉट ओनली एचएसटी आपको वापस करनी पड़ रही है, अब आपके ऊपर वो कैपिटल गेन को उठा के बिजनेस टैक्स लगाना शुरू कर दिया है, यानी कि डबल देना शुरू कर दिया है। पर वो केस सुनवाई हो जाती है उसमें, कई बार आपका अगर जेन्युइन केस हो तो मान लेते हैं। ये एक और टेंशन है, मैं स्ट्रांगली करता हूँ कि पहले तो साल के अंदर ना बेचो, और दूसरा जिस प्रॉपर्टी को बेचोगे उसमें कैपिटल देना होगा, चाहे इस पैसे को आप अगले दिन ही क्यों ना नई प्रॉपर्टी में लगा दो जी। ठीक है जी। अगला सवाल है कि हेलो युद्धवीर जी, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर पीके जी दैट लाइक किपलिंग स्टेशन condos are averaging 1100 per square feet. I bought up the condo in Nottingham Hill last year. Occupancy is fall 2026, around 1150 per square feet. My question is that can we compare Kipling with Nottingham Hill? Nottingham Hill, yeah. सर इनको 1100 नहीं लिया, गलत कह रहे हैं। आई एम सो सॉरी टू से, इनको दोबारा देखना पड़ेगा। नोटिंग हिल तो या तो उन्होंने अभी भी ले लिया हो तो मुझे नहीं पता, और अगर अभी लिया तो 26 की क्लोजिंग इन्होंने गलत ले ली। अगर उन्होंने 1.5 साल 2 साल पहले लिया है तो ये चेक करें, इनका 1100 से थोड़ा कम पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो आप किपलिंग स्टेशन काउंटर की बात कर रहे हैं, उसमें अगर ये मॉडल 763 में जाए या मॉडल 797 में जाए, वो तो 1100 से भी नीचे पड़ रहे हैं, 1045 और 1027 पर स्क्वायर फीट पड़ रहा है जी, वो तो विदाउट पार्किंग। लेकिन तो एवरेज 1100 ठीक बोला है, क्योंकि कुछ 1150 के भी मॉडल पड़ रहे हैं। स्पेशली इसका स्टूडियो जो है, जो
सबसे छोटा वाला 300 समथिंग स्क्वायर फुट का, वो तो बहुत ही महंगा पड़ रहा है। पर मेरे को लगता है कि इनकी जो कंपैरिजन है वो दोनों में गलत हो रहा है। गलत कंपैरिजन कर रहे हैं नोटिंग हिल का और किपलिंग हाउस का, गलत कंपैरिजन हो रहा है। बहुत कुछ देखना होगा हमको कि कितने साल इनका पैसा चला, क्योंकि जो किपलिंग हाउस है सर, किपलिंग हाउस अभी लेने के बाद आपकी क्लोजिंग जनवरी 2026 में आ रही है। आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं इस बात को? और वो लास्ट ईयर लेने के बाद, लास्ट टू लास्ट ईयर, मैं तो 4 साल पहले से मैं बेच रहा हूँ, और लास्ट ईयर अगर इन्होंने कोई लिया है तो मेरे से बाद में बात करें। मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा इनसे जी। नंबर भी दो सर, फोन नंबर 647-299-4757 647-299-4757 जी। ਤਨਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪੀਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਔਰ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੀਕੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, कोई भी अनाउंसमेंट डिटेल जो शेयर कर दो सर, कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी फॉर द लीडर। मैं अभी बड़े यूनिट्स जो है 2 बेडरूम वाले यूनिट्स रेगुलर से अभी इसकी लॉन्चिंग होने वाली है। लॉन्चिंग मतलब रिलीज करने वाले हैं ये लोग। बड़े यूनिट्स बता दूं, यहाँ पर बड़े मॉडल्स पहले बिक गए थे क्योंकि एरिया बड़ा रिच था। मैंने अपनी मर्जी के यहाँ पर 6 किस्म के मॉडल लिए थे, मेरे सारे सोल्ड आउट है। मेरे पास एक भी यूनिट नहीं बचा। 5 और मैंने निकाले थे जो लास्ट फ्राइडे, वो भी बिक गए। अभी एक भी नहीं है मेरे पास। लेकिन मेरी अभी बिल्डर से मीटिंग है, वो नए रिलीज कुछ करेंगे, सबके लिए करेंगे, नॉट ओनली फॉर मी। और प्लस उसमें कुछ मेरे पास छोटे 2 बेडरूम भी आएंगे यूनिट से भी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो किपलिंग स्टेशन हाउस स्टेशन कॉन्डो जो है ऑन सबवे, आई वुड टेक इट एज ए प्रोजेक्ट है ये। आई विल नॉट टेक इट एज AA और AAA, बट यस इन्वेस्टेबल है। लेकिन इसकी थोड़ी सी जो मुझे कमी नजर आएगी, इसकी क्लोजिंग बहुत जल्दी है, जनवरी, ऑक्यूपेंसी जनवरी 2026 में। वो कई बातें उसमें आ जाती है, लेकिन बिल्डर बड़ा सॉलिड है, प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी है, उसकी लोकेशन बड़ी अच्छी है, प्राइस आर कम्पिटिटिव। तो मेरे को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई कैन गेट यू द यूनिट 647-299-4757। Thank you very much, Idwil ji. Thank you, sir.